Welcome students. Today we'll be dealing with our next topic, asphyxia neonatal or respiratory distress in pediatrics. Okay, so asphyxia neonatal is also called as birth asphyxia या फिर respiratory distress syndrome या फिर idiopathic respiratory distress syndrome. तो कोई भी नेम से अगर क्वेश्चन आ रहा है, आपका टॉपिक सेम है, सिर्फ उसके नेम्स अलग अलग है. बहुत से नाम है इसके, एस्फिक्सिया नियोनेट्रम या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इडियोपैथिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बर्थ एस्फिक्सिया, नियोनेटल एस्फिक्सिया. तो ये सारे नेम्स हमारे एस्फिक्सिया नियोनेट्रम के ही हैं. Okay, so asphyxia neonatal occurs when respirations are not well established within 60 seconds after birth as a result of cerebral damage, anoxia or narcosis. तो ये कोई भी reasons की वजह से अगर बेबी को respiration appropriately established नहीं हो रहा है तो asphyxia होने के chances है. Asphyxia neonatal is very important topic as far as concern of pediatric questions in गवर्नमेंट एग्जाम्स. कोई से भी एग्जाम के पेपर में आप देखिए एस्फिक्सिया के ऊपर क्वेश्चन होगा ही होगा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज कंसर्न टू एग्जाम्स. ओके, सो ये टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, थोड़ा डेप्थ नॉलेज होगा सो यू कैन इजीली स्कोर इन एग्जाम. इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज अप्लाइड क्वेश्चन आ सकते हैं. So asphyxia means not well establishment of breathing. Okay, so this is about asphyxia. अब asphyxia कब हो रहा है, हम कब कंसिडर करेंगे कि बेबी को बर्थ asphyxia है? तो at the time of birth, if the baby does not have appropriately established respirations, that is termed as asphyxia neonatal. तब हम डिक्लेयर कर देंगे कि बेबी को asphyxia neonatal है. अब यहाँ पे within 60 seconds लिखा है, that means within 1 minute. तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेस्पिरेशन अप्रोप्रिएटली एस्टेब्लिश है या नहीं है? तो बाय अबगार स्कोरिंग यू विल बी नोइंग दैट द बेबी इज हैविंग एस्फिक्सिया नियोनेट्रम. अब क्वेश्चन अगर आ गया कि अबगार स्कोरिंग एस्फिक्सिया नियोनेट्रम के अंदर किस तरह का होगा, तो यू हैव टू राइट ईदर 1, 2 और 3. ठीक है, 0 से 3 के बीच में ही उसका अबगार स्कोरिंग होगा, तभी हम डिस्ट्रेस कंसीडर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम अबगार स्कोर यू विल आल्सो सी द फाइंडिंग्स. आपको बेबी का फिजिकल अपीयरेंस से पता लग जाएगा, देन बेबी का रेस्पिरेशन पैटर्न से पता लग जाएगा. तो ये सारी चीजों से भी यू कैन आइडेंटिफाई दैट एस्फिक्सिया नियोनेट्रम बेबी को है. नाउ इसके अंदर दो पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है और कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है. एस्फिक्सिया लिविडा एंड एस्फिक्सिया पैलिडा. नाउ एस्फिक्सिया लिविडा में क्या होता है? इट इज जनरली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है, इसमें सिर्फ रेस्पिरेशन अफेक्ट होता है, बट एस्फिक्सिया पैलिडा के अंदर रेस्पिरेशन एज वेल एज वेजोमोटर एरिया, हमारी बॉडी का जो भी है वो भी असर होता है. वेसल्स एज वेल एज बॉडी का मोटर पार्ट. ओके, मोटर मीन्स मसल एरिया. सो ये दोनों पार्ट पैलिडा के अंदर असर होगा और पैलिडा इज मोर क्रिटिकल. ओके, पैलिडा के अंदर बेबी का सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, बहुत यानी बहुत ही कम है. सो इसमें इवन इफ यू विल गिव नियोनेटल रिससिटेशन, तभी भी बेबी के सर्वाइव आने के चांसेस या बैक रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश होने के चांसेस इज वेरी पुअर. सो प्रोग्नोसिस इज पुअर इन पैलिडा बट प्रोग्नोसिस इज गुड इन लिविडा. ओके, अब इसके अंदर हमें ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंसर्न किस पे है? मसल टोन के ऊपर कंसर्न है कि लिविडा के अंदर मसल टोन गुड है, क्योंकि ये सिर्फ रेस्पिरेशन के ऊपर फोकस कर रहा है. लिविडा इज ओनली फोकसिंग ऑन रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन अप्रोप्रिएटली एस्टैब्लिश नहीं है उसका. अब रेस्पिरेशन नहीं है तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं बेबी के बॉडी में. ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा? द बेबी विल हैव साइनोसिस. ओके, जनरलाइज्ड साइनोसिस. पेरिफेरल साइनोसिस एंड सेंट्रल साइनोसिस दो होते हैं, उसमें सेंट्रल साइनोसिस शोज पुअर प्रोग्नोसिस या फिर अ डिसीज कंडीशन. ओके, तो यहाँ पे जनरलाइज साइनोसिस यानी सेंट्रल साइनोसिस बेबी को प्रेजेंट है. ओके, दैट इज अबाउट एस्फिक्सिया लिविडा. और एस्फिक्सिया लिविडा के अंदर मसल टोन विल बी गुड. बेबी का मसल टोन जब आप अबगार स्कोरिंग चेक करोगे तब आपको अपीयरेंस के अंदर प्रॉब्लम आएगा. अब ये भी एक यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अबगार स्कोरिंग के अंदर लिविडा एस्फिक्सिया है अगर बेबी को,
तो क्या चेंजेस आएंगे? तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन सा आंसर और बहुत ही सिली है ये आंसर, बट इसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए हमारा, क्योंकि अगर मार्क गया तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी अपने मार्क्स पे, अपने रिजल्ट पे अफेक्ट होगा। ओके, सो एस्फिक्सिया लिविडा के अंदर एज पर सिम्टम्स हमें क्या पता लग रहा है कि दो चीजों में चेंजेस आने के चांसेस है। एक तो है उसका अपीयरेंस, उसमें वो साइनोस्ड हो जाएगा, ठीक है, कलर उसका अप्रोप्रिएट नहीं होगा, प्लस दूसरा चेंज आएगा उसका रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में तो चेंज है ही है, बाकी उसका जो ग्रीमेस है, उसका जो एक्टिविटी है, वो सारी कैसी होगी, या फिर 1 स्कोर आएगा या फिर 0 स्कोर आएगा। जनरली 1 स्कोर तो आएगा ही आएगा, चल रहा है पता। इसी तरह से एस्फिक्सिया का अपगार्ड स्कोरिंग होगा। तो अपगार्ड स्कोरिंग एस्फिक्सिया के अंदर कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट कर रहे हैं? एक उसका अपीयरेंस और दूसरा उसका रेस्पिरेशन। वेयरएज पैलिडा के अंदर क्या क्या अफेक्ट हो रहा है? अब पैलिडा के अंदर देखो मार्क्ड पैलर लिखा है। पैलर क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड जा ही नहीं रहा है, वैसोमोटर एबनॉर्मालिटी भी है पैलिडा के अंदर अलोंग विथ रेस्पिरेशन एबनॉर्मालिटी। ओके, सो वैसोमोटर के अंदर क्या मतलब हुआ इसका कि ब्लड तो जा ही नहीं रहा है। लिविडा के अंदर एटलीस्ट ब्लड जा रहा था, बट दैट वाज नॉट ऑक्सीजनेटेड। बट पैलिडा के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, इसीलिए कंडीशन आएगा पैलर। ओके, यहाँ पे पैलर है, यहाँ पे साइनोसिस है, दिस इज द डिफरेंस, और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स लूज मत करना, ठीक है। लिविडा इज एसोसिएटेड विद साइनोसिस, बट पैलिडा इज एसोसिएटेड विद पैलर। आप इसको पी से याद रख सकते हैं, दैट इज पैलर इज पैलिडा एंड पुअर मसल टोन। तो ये आपका पैलिडा से याद आप इस तरह से रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पुअर मसल टोन। पुअर मसल टोन है यहाँ पे क्योंकि वैसोमोटर फंक्शन उसका अफेक्ट हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे अपगार्ड स्कोरिंग के अंदर सारी चीजों के अंदर, सारे पैरामीटर्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज आएगी। ओके, उसका अपीयरेंस भी जाएगा, अपीयरेंस हमें पता लग ही रहा है कि वो पेल है, ठीक है। उसका मसल टोन भी जाएगा, फिर ग्रीमेसिंग भी जाएगा। अब मसल टोन नहीं है तो क्या होगा? मसल टोन नहीं है तो एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। उसके हैंड्स फ्लेक्स्ड है या नहीं है, या रोटेट कर रहे हैं, लिम्स मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सो ऑल द पैरामीटर्स ऑफ अपगार्ड स्कोरिंग विल बी अफेक्टेड इन पैलिडा, whereas in livida only appearance along with respiration will be affecting. Okay, so this is the point where the question can come, and you are not supposed to lose marks in this because this is a सिली क्वेश्चन, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्या होता है, मार्क्स चले जाते हैं। पीडियाट्रिक इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी स्कोरिंग। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हम इससे इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हमारा कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया कि एस्फिक्सिया नियोनेट्रम का मतलब क्या है। ब्रीदिंग एस्टैब्लिश नहीं हुई है बेबी को। कब एस्टैब्लिश नहीं हुई है? तो विद इन 1 मिनट ऑफ बर्थ, 60 सेकेंड्स के अंदर रेस्पिरेशन उसका एस्टैब्लिश नहीं है। कौन से कॉजेस हैं? तो ये 3 मेन कॉजेस है, सेरेब्रल डैमेज है, एनोक्सिया है, या नार्कोसिस है। ये तीनों में से कोई सा भी कॉज हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं अगर बेबी को एस्फिक्सिया है। फॉर एग्जांपल, बेबी ने एस्पिरेट किया है मेकोनियम या फिर एमनियोटिक फ्लूइड, तो भी रेस्पिरेशन एस्फिक्सिया होने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 कॉजेज दिए हैं तो उसके कॉजेज ये होंगे। जनरली कॉजेज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक हो, ठीक है। तो कॉजेज के ऊपर अभी इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। एस्फिक्सिया लिविडा और एस्फिक्सिया पैलिडा के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। एस्फिक्सिया लिविडा में बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, आप लोग यहाँ पे मार्क्स लूज नहीं करो। ओके, जितने भी पेपर्स आप उठा के देखोगे, एम्स देख लो, नॉर्सेट देखो, सीएचओ देखो, कितने भी पेपर्स आप उठा के देख लो, ये रेस्पिरेटरी एस्फिक्सिया के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, और ये सिली रीजन की वजह से हम हमारे मार्क्स लूज नहीं कर सकते। ओके, सो एस्फिक्सिया लिविडा के अंदर क्या होगा? साइनोसिस एंड गुड मसल टोन, वेयरएज एस्फिक्सिया पैलिडा के अंदर क्या होगा? पैलर एज वेल एज पुअर मसल टोन। तो पी से याद रखना, पैलिडा, पैलर, पुअर मसल टोन। और एस्फिक्सिया पैलिडा के अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स ऑफ अपगार्ड स्कोर विल बी अफेक्टेड, वेयरएज एस्फिक्सिया लिविडा के अंदर ओनली appearance as well as respiration will be affected. Coming to the findings, अब ये findings के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर अप्लाइड क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ग्रंटिंग along with chest retraction बेबी को प्रेजेंट है, what will be the diagnosis और what will be the prime diagnosis? तो उस टाइम पे उसका डायग्नोसिस एस्फिक्सिया नियोनेट्रम होगा। ओके, तो ये 3 जो साइन है, एक है नसल फ्लेयरिंग,
दूसरा है ग्रंटिंग और तीसरा है रिट्रैक्शन। ये 3 साइन पर्टिकुलरली एस्फिक्सिया नियोनेट्रम के ऊपर है। ओके, नाउ दिस इंक्लूड रेस्पिरेटरी रेट ओवर 60 ब्रीथ पर मिनट, इतना उसका रेस्पिरेशन रेट होगा। नाउ रिट्रैक्शन ऑफ व्हाट, तो चेस्ट उसका रिट्रैक्ट होगा अप्रोप्रिएटली, डायफ्राम उसका एक्सपांड रिलैक्स नहीं होगा, उस वजह से क्या होगा, उसके चेस्ट के अंदर रिट्रैक्शन आएगा, प्लस लंग्स एक्सपांड नहीं हो रहे, रिलैक्स नहीं हो रहे, तभी भी क्या हो रहा है, रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट देखने मिलेगा। आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि उसके रिब केजेस जो है, रिब केजेस के वहां पे आपको देखने मिलेगा कि रिट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन समझते हैं, इस तरह से रिट्रैक्शन होगा बेबी के चेस्ट पे। नेक्स्ट ग्रंटिंग, जब बेबी इनहेल करेगा, व्हेन द बेबी इज इनहेलिंग एट दैट टाइम कैसा साउंड आएगा, ग्रंट साउंड आएगा। ठीक है, ग्रंटिंग का साउंड आएगा। अभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी साउंड इज मोर कॉमन और इट इज स्पेसिफिक फॉर बर्थ एस्फिक्सिया। उसके अंदर आपको वीजिंग, ग्रंटिंग, स्ट्राइडर, इस तरह से अलग अलग साउंड दे सकते हैं। अब आपको उसका वूपिंग, दिस आर द 4 ऑप्शंस। ऐसे कुछ ऑप्शन अगर आपको दिए हैं तो आप कौन सा आंसर टिक करोगे, यू विल टिक ग्रंटिंग। ठीक है, स्ट्राइडर नहीं आएगा, वीजिंग नहीं आएगा। स्ट्राइडर, वीजिंग ये सारे चेस्ट टाइटनेस के साउंड्स है। वीजिंग इज पर्टिकुलरली सीन इन एस्मा। ओके, अस्थमा पेशेंट्स के अंदर वीजिंग देखने मिलता है। तो अलग अलग साइंस रेस्पिरेशन के या अलग अलग रेस्पिरेशन के साउंड्स आर डिफरेंट फॉर अलग अलग डिसीज कंडीशन। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं एस्फिक्सिया नियोनेट्रम। तो पर्टिकुलरली एस्फिक्सिया नियोनेट्रम के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी साउंड इज इंपॉर्टेंट, सो ग्रंटिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज साइनोसिस। ऑब्वियस सी बात है, साइनोसिस होगा। क्यों साइनोसिस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि चेस्ट एक्सपांड या रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज चेस्ट रिट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, साइनोसिस होगा। प्लस एक और चीज है यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि एस्फिक्सिया नियोनेट्रम जो है वो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी के वजह से होता है। ये लिख लो आप लोग, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी के वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने मिलता है। नेक्स्ट नसल फ्लेयरिंग एंड चिन लैग। नसल फ्लेयरिंग यानी कि जब वो बेबी इनहेल करेगा, एट दैट टाइम द nasal opening will widen. Okay, that is called as nasal flaring. nasal flaring का मतलब क्या है कि जब बेबी रेस्पिरेशन लेगा, इनहेल करेगा, तब बेबी को जो नोस्ट्रिल्स है, जो उसके नसल ओपनिंग्स है, वो फ्लेयर होंगे, दैट विल बी वाइडनिंग अप, that is called as nasal flaring. Then chin lag, उसका जो चिन है वो लैग करेगा, that means wide open हो जाएगा। उसका जो चिन होल्डिंग का जो रिफ्लेक्स है, ओके, जो हमारा जॉइंट है वो जॉइंट कैसा हो जाएगा, पुअर होगा। ये कंडीशन पैलिडा के अंदर देखने मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वैसोमोटर जो फंक्शन है हमारे बॉडी का, बेबी के बॉडी का, वो अल्टर हो जाता है, तब चिन लैग देखने मिलेगा। चिन लैग इज अ साइन ऑफ पुअर मसल टोन। ओके, टिम्पैनोमैंडिबुलर जो जॉइंट है हमारा, वहां पे उसका जो टोन है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा और उसी वजह से बेबी को चिन लैग होने के चांसेस है। चिन लैग अगर हुआ तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसमें आपका दिमाग लगना चाहिए। कंसेप्ट लगाएंगे जब आप, तो आपको पता लगेगा, नॉर्मल एनाटॉमी है यहाँ पे, कि अगर चिन लैग हुआ है, अगर मसल का टोन पुअर हुआ है, तो क्या होगा, उसका जो टंग है, जो टंग क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। नाउ टंग अगर ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप कहाँ होगा, वो पीछे की साइड में, बिकॉज बेबी इज इन लाइंग पोजीशन। तो उसका जब चिन लैग की वजह से उसका जो टंग होगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप होके कहाँ जाएगा, वो फेरिंग्स के साइड आएगा, वो फेरिंग्स के साइड जाके वो एयरवे ब्लॉक करेगा, that will create further complications. Okay, तो practically अगर आप ऐसा कोई सिनेरियो देख रहे हैं और अगर कोई भी पेशेंट को चिन लैग हुआ है, either baby or adult, what is your prime responsibility? You have to provide sniffing position so that tongue dropping का जो फेनोमेनन है वो हम प्रिवेंट कर सकें। सो दैट इज अबाउट चिन लैग। सीवियरिटी इसकी बतानी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टाफ में काम करते हैं, हम हमारे आजू बाजू में ये सारी चीजें देखते हैं, तब इफ वी आर अवेयर वी कैन सेव पेशेंट्स लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ
इंक्रीज्ड अपाइकल पल्स, क्यों इंक्रीज होगा अपाइकल पल्स? बिकॉज द बेबी स्ट्रगलिंग फॉर ऑक्सीजन, हार्ट स्ट्रगल कर रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए, बट उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। चेस्ट के रिट्रैक्शन के वजह से लंग्स अप्रोप्रिएटली एक्सपांड ही नहीं हो रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक हार्ट को मिलना चाहिए सर्कुलेशन के लिए, उतना अमाउंट ऑफ ब्लड उसे नहीं मिल रहा है। इसी वजह से व्हाट विल हैपन, द हार्ट विल पंप into a pump fastly, okay, and that can lead to increased apical pulse. अगर काफी देर तक अगर हार्ट सीवियरली विगरसली पंप कर रहा है तो क्या होगा इसका कॉम्प्लिकेशन? कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, इस तरह से आप कंसेप्ट लगाते जाएं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ट्विस्टेड आ भी गया तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे सिम्टम्स ध्यान रखें, सिम्टम्स की वजह से लॉजिक लगाएं कि किस तरह से हमारे आंसर्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर ये चीज है तो मैं उसको किस तरह से ट्रीट कर सकती हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट लगता है। हर चीज रट्टा मारनी नहीं है, आपको समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ो, कॉन्सेप्ट लगाओ, एवरीथिंग इज इजी। Okay, so increased apical pulse, that is because of the heart is struggling to have appropriate or enough amount of oxygen. Next is hypothermia. Hypothermia बेबी को होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बेबी को पहले तो साइनोसिस है। साइनोसिस है तो क्या होगा, उसका जो बॉडी के अंदर जो हीट रेगुलेटिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल को मिल नहीं रहा है, प्लस टोन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो टिश्यूज है उसके अंदर जब एनोक्सेमिया हो रहा है, एनोक्सेमिया इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमारे टिश्यूज किस तरह से काम करेंगे? तो टिश्यूज जब काम ही नहीं करेंगे तो थर्मल रेगुलेशन सिस्टम भी काम नहीं होगा। इसके अलावा हाइपोथर्मिया कब हो सकता है? हमने आगे की स्लाइड में देखा, सेरेब्रल डैमेज। सेरेब्रल डैमेज की वजह से एस्फिक्सिया नियोनेट्रम हो सकता है। तो हाइपोथर्मिया की वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर हमारा थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर है, हाइपोथैलेमस। ओके, अगर सेरेब्रल में डैमेज है, हमारे ब्रेन में डैमेज है, तो अगर हाइपोथैलेमस को अफेक्ट हुआ है, that can also lead to hypothermia. That is the concept behind the symptom which is mentioned here. Now next is decreased activity level. Obvious है, क्यों डिक्रीज होगा एक्टिविटी लेवल? क्योंकि ब्लड पहुंच नहीं रहा है। अगर पैलिडा है तो मसल टोन नहीं है, ठीक है, मसल टोन नहीं है तो उसके मसल्स के अंदर इनफ टोन नहीं है, तो वो काम नहीं करेंगे, तो उस वजह से उनका एक्टिविटी भी अल्टर होगा। एलिवेटेड लेवल ऑफ CO2, बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, लेकिन इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस तो चालू ही है। ओके, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा? एलिवेशन ऑफ CO2, इस वजह से क्या बढ़ जाएगा? HCO3 भी बढ़ जाएगा। बेबी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस हैं। ये देखिए यहाँ कंसेप्ट लगता है आपका एसिडोसिस का। CO2 बढ़ेगा, दैट मीन्स बॉडी के अंदर HCO3 बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस है। नेक्स्ट सिम्टम हमारा आ गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब अगर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एसिडोसिस दैट कैन बी प्रेजेंट इन द बेबी। ओके, इन बेबी सफरिंग फ्रॉम एस्फिक्सिया नियोनेट्रम। तो आप लिखोगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और एल्स अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कोई बेबी है जिसको CO2 का लेवल बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो कौन सी कंडीशन इज मोर कॉमन? ओके, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? तो आपको याद रखना है कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो एसिडोसिस होगा ही होगा। कौन सा एसिडोसिस होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमारा अप्लाइड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत से टाइम स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती है, अप्लाइड क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग खुला रख के कंसेप्ट लगाना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ एस्फिक्सिया नियोनेट्रम। उसके अंदर हमारे 3 साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है चेस्ट रिट्रैक्शन, सेकेंड है ग्रंटिंग और थर्ड है नसल फ्लेयरिंग। ये साइन हमारे पर्टिकुलरली एस्फिक्सिया नियोनेट्रम को डिपिक्ट करते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मेक श्योर आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द ट्रीटमेंट।
मेंटेन टेम्परेचर एंड न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमने मेंटेन नहीं किया, हाइपोथर्मिया होगा, बेबी को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने के हाई चांसेस है। तो वार्म चेन यहाँ हमें मेंटेन करना है, या फिर बेबी को इंक्यूबेटर में रखना है या रेडिएंट वार्मर में रखना है, एज पर द कंडीशन ऑफ पेशेंट और एज पर द कंडीशन ऑफ पीडियाट्रिक वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। अगर पैलिडा है तो पैलिडा की वजह से क्या होगा, उसका वैसोमोटर फंक्शन अफेक्टेड है, तो बेबी कैन नॉट बी एबल टू सक, ओके, उसका सकिंग रिफ्लेक्स नहीं होगा। और अगर सेरेब्रल डैमेज की वजह से है तो ऑब्वियस है रिफ्लेक्स आएंगे ही नहीं, बिकॉज उसका न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम है दैट इज अफेक्टेड, ओके। तो उस टाइम पे हमें टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड करना है, ओके। दैट इज वाई यहाँ पे न्यूट्रिशन के अंदर लिखा है। इससे समझने का पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि अगर बेबी को पैलिडा है या फिर उसका मसल टोन अप्रोप्रिएट नहीं है, सेरेब्रल डैमेज है, रिफ्लेक्सेस अप्रोप्रिएट नहीं है, बर्थ एस्फिक्सिया प्री टर्म बेबीज में भी होता है। तो अगर प्री टर्म बेबीज के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि उसका रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सकिंग रिफ्लेक्स वेल डेवलप नहीं होगा। अब रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स वेल डेवलप नहीं है तो बेबी कैन नॉट टेक फीडिंग। अगर फीडिंग नहीं ले रहा हो तो क्या होगा, अल्टीमेटली बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असर होगा, बेबी मे बी इन द मालनरिश सिचुएशन, ओके। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए वी कैन प्रोवाइड टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। इन टेम्परेचर ऑल्सो वी हैव टू एश्योर दैट ह्यूमिडिटी इज अप्रोप्रिएट, 50 to 60% की ह्यूमिडिटी। बेबी को अगर हम रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर में रख रहे हैं तो मेक श्योर कि इतना % ऑफ ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ह्यूमिडिटी के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए प्लस ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ओके, और ह्यूमिडिटी 50% हम कंसिडर करते हैं टू बी नॉर्मल फॉर बेबी। नाउ O2 थेरेपी देंगे हम। ईदर O2 थेरेपी कैन बी गिवन फ्रॉम वेंटिलेटर और O2 थेरेपी कैन बी गिवन फ्रॉम O2 हुड, ओके। ये दोनों में से कोई से भी हम O2 थेरेपी दे सकते हैं। उसके अंदर CPAP एंड PEEP वेंटिलेशन में बी यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एस्फिक्सिया नियोनेट्रम के अंदर अगर पैलिडा अफेक्टेड है, पैलिडा है बेबी को, तो हम कौन सा मोड रखेंगे, और अगर सीवियर नहीं है बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सपोज बेबी का रेस्पिरेशन जो है वो बेबी का अपगार स्कोर है वो 5 आ रहा है, ठीक है, तभी भी हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो कंसिडर करेंगे, साइनोसिस ग्रंटिंग प्रेजेंट है बट चेस्ट रिस्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, तब हम पीप वेंटिलेशन दे सकते हैं। लेकिन पैलिडा है अगर बेबी को, एस्फिक्सिया पैलिडा है, तब CPAP ही आएगा। क्यों CPAP आएगा, क्योंकि बेबी का मसल टोन अप्रोप्रिएट नहीं है। मसल टोन अप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या होगा, बेबी का मसल्स एक्सपांड नहीं होंगे, मसल्स एक्सपांड नहीं होंगे और हमने उसको अगर पीप वेंटिलेशन पे रखा है तो बेबी खुद से तो ले नहीं पाएगा वेंटिलेशन, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वेंटिलेटर पे डालने का कोई यूज नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन CPAP एंड PEEP इज दैट CPAP मीन्स कंटिन्यूअस एयरवे, ओके, कंटिन्यूअस हम बेबी को ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं irrespective of baby's efforts, that is the basic difference। आप ये एडल्ट्स में देख लो या फिर पीडियाट्रिक में देख लो, यहाँ पे हमको CPAP और PEEP के बीच का डिफरेंस यही याद रखना है। C से कंटिन्यूअस, ठीक है, बेबी ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा है, इट डजंट मैटर, वेंटिलेटर विल प्रोवाइड कंप्लीट सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज CPAP। Now what is PEEP? According to baby's efforts, the ventilator will adjust its mode or its oxygen breaths, okay, so that is about PEEP। so this is the difference between CPAP and PEEP। हमको मोस्टली पैलिडा का सिचुएशन है या सीवियरली डिस्ट्रेस्ड है बेबी, तो हमें CPAP पे ही डालना है बेबी को, ताकि बेबी को कांस्टेंट जो सपोर्ट है वो वेंटिलेटर से ही मिले, ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ बेबीज ब्रीथ हमें CPAP पे रखना है अनलेस एंड अनटिल बेबी का कंडीशन अप्रोप्रिएट होगा तब तक, okay। so this was about CPAP and PEEP, very important, very crucial and very typical for exam। आता ही आता है वेंटिलेटर पे क्वेश्चन, इधर आपके मेडसर्स में देख लो या आप गायनी में देख लो या पीडियाट्रिक में देख लो, क्रिटिकल जहां पे भी चीजें आएगी वहां पे वेंटिलेटर के ऊपर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, ओके। तो आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखना है, एक CPAP दैट मीन्स कंटिन्यूअस एंड PEEP दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स ऑफ बेबी और अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स ऑफ पेशेंट्स रेस्पिरेशन द वेंटिलेटर विल बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पेशेंट। दिस इज वेरी बेसिक और ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट,
मॉनिटर इन्फेंट्स ब्लड गैसेस लेवल, ब्लड गैस लेवल क्यों एग्जामिन करना है हमें, सो दैट वी कैन बी एबल टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एसिडोसिस और अल्कलोसिस, वो दोनों के बीच का हमको प्रेजेंस, दोनों में से क्या चीज प्रेजेंट है वो हम बताना है, इसीलिए हमें ब्लड गैस लेवल को मॉनिटर करना जरूरी है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। सी पेशेंट्स के अंदर जो कंडीशन है या सिम्टम्स है दैट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, पेशेंट का बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगा दैट इज कंप्लीटली यूनिक। ओके, एवरीबॉडीज बॉडी इज यूनिक। सो ऐसा लिखा है, हम आइडियल मान के चलते हैं कि एसिडोसिस में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस है, बट PO2 लेवल भी तो कम हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होने के चांसेस है कि नहीं है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, हाउ कैन वी बी सो एक्यूरेट that can be achieved by infant's blood gas level. Okay, managing monitoring of the blood gas level, by that we will be able to know whether it is acidosis or alkalosis, second whether it is respiratory or it is metabolic, according to that treatment can be provided. Now provide chest PT and postural drainage if necessary, अगर एस्पिरेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है या फिर बेबी के प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर गया है, कोई भी रीजंस की वजह से उसने एस्पिरेट कर दिया है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई एबनॉर्मलिटीज हो गई, या मदर को ब्लीडिंग हो गई, या बेबी को इंटरनल कुछ हो गया ब्लीडिंग वगैरह, तो वो सारी चीज़ों की वजह से भी फ्लूइड फिल होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए पोस्चुरल ड्रेनेज लिखा है। प्लस चेस्ट पीटी कब देंगे हम बेबी को, अगर बेबी का लंग्स रिकवरी हो रही है बेबी को, एट दैट टाइम विल स्टार्ट चेस्ट पीटी। ओके, चेस्ट पीटी से क्या होगा, लंग्स उसके अप्रोप्रिएटली एक्सपांड होना शुरू करेंगे। So for that we will be providing chest PT. Now surfactant administration via endotracheal tube if facilities of newborns available. Okay, that means अगर neonatal के ICU के अंदर surfactant administration की facility available है तो surfactant administer करना जरूरी है, क्योंकि asphyxia neonatum is a condition which is caused by deficiency of surfactant. Okay, surfactant की deficiency के वजह से ही asphyxia न्यूनाइट्रम होने के चांसेस रहते हैं। अब सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस के अंदर आपका रूट भी आ गया है, सी इंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू ही देना है, ईटी ट्यूब के थ्रू ही हम देंगे। अब ईटी ट्यूब तो बेबी को ऑलरेडी लगा रखी है क्योंकि हमने वेंटिलेटर पर डाला है बेबी को, तो ईटी ट्यूब तो है ही है बेबी के पास, तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर कर देंगे, तो इट विल डायरेक्टली गो इनटू द लंग्स एंड दैट विल एक्ट एज एन एंजाइम और एज अ थिंग व्हिच विल help for expanding the lungs. Okay, so surfactant का basic function क्या है, lung expansion का है। अगर surfactant नहीं है, lung expansion नहीं होंगे तो respiration के अंदर problem आएगा। तो इसी तरह से by administrating of surfactant we can help the baby to have proper expansion of lungs. This was about surfactant administration. Specific treatment of ARDS. Okay, acute respiratory distress syndrome, that is your respiratory distress और asphyxia neonatum का typical जो treatment है वो है हमारा surfactant therapy. Next comes oxygen via hood to maintain saturation of 90 to 95%. इतना saturation हमें देखना ही देखना है कि अगर इतना saturation है और हुड से मेंटेन हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, यू हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट, यू हैव टू इंट्यूबेट द बेबी। ओके, इंट्यूबेट करना ही पड़ेगा क्योंकि सैचुरेशन डाउन है, दैट मीन्स साइनोसिस इज स्टिल प्रेजेंट। यस, साइनोसिस प्रेजेंट है, यानी क्या हो रहा है, फर्दर डैमेज होगा। ऑक्सीजन जितना देर या जितना कम अमाउंट में ब्रेन को पहुंचेगा, इट विल लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन। सो अगर हुड से हम मेंटेन कर रहे हैं, सो कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ सैचुरेशन लेवल इज मैंडेटरी। ओके, अगर थोड़ा भी डाउन जा रहा है, 85 चला गया है अगर बेबी का ऑक्सीजन, ओके, हुड से भी आप दे रहे हैं तो भी, तो क्या होगा, आपको इंट्यूबेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, warmth and humidity. अब warmth and humidity, the baby's skin temperature should be maintained at around 36.5 degrees Celsius either by keeping the baby in the incubator or radiant warmer. जैसे मैंने बताया, incubator या radiant warmer के अंदर 36.5 यानी कि 36 डिग्री आइडियल टेम्परेचर मान के चलते हैं हम कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए। नाउ ह्यूमिडिटी आ गया,
The infant should be nursed in a thermoneutral environment. Thermoneutral, that means temperature of baby as well as temperature of atmosphere should be appropriate. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेबी के बॉडी को सस्टेनेंस कैपेसिटी जितना है उससे आप ज्यादा ही कुछ टेम्परेचर रख रहे हो, ओके, या उससे थोड़ा कम टेम्परेचर रख रहे हो, या फिर ह्यूमिडिटी रख रहे हो. तो आइडियल ह्यूमिडिटी इज 50 to 60%. This is important and this is asked in exam. Okay, ये exam में पूछते हैं. Underline it, mark it and remember it. Now vitamin E administration is important. Now why vitamin E is important? Here vitamin E is important because vitamin E क्या करता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है. अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ऑक्सीजन देना है बेबी को क्योंकि साइनोसिस प्रेजेंट है, तो एक्सेसिव ऑक्सीजन की वजह से भी क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. हम हुड से ऑक्सीजन दे रहे हैं 90-95% का सेचुरेशन लाने के लिए, या फिर हम वेंटिलेटर से बेबी को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या होगा, हाई ऑक्सीजन की वजह से भी कभी कभी सपोज सीपैप के ऊपर रखा है बेबी को, और सीपैप के ऊपर बेबी के खुद के एफर्ट्स भी है प्लस O2 थेरेपी भी उसको मिल रही है, तो क्या होगा, उसको O2 थेरेपी भी खुद से भी वो रेस्पिरेशन ले रहा है प्लस सीपैप से उसको कांस्टेंट रेस्पिरेशन तो मिल ही रहा है. उससे लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस termed lental fibromyalgia and bronchopulmonary dysplasia. ये दो कॉम्प्लिकेशंस बेबी को होने के हाई चांसेस है ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजन. अब ये एक्सेसिव ऑक्सीजन ना हो इसी वजह से हम विटामिन ई एडमिनिस्टर करते हैं. रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया के अंदर आपको देखने मिलेगा कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, ब्लाइंडनेस है, ये सारी चीजें बेबी को हो सकती है. प्लस ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया के अंदर एल्वियोलाई के अंदर चेंजेस आ सकता है और उस वजह से बेबी का लंग्स का जो कैपेसिटी है वो पुअर हो सकता है. तो ये जो कंडीशंस है ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है रेस्पिरेटरी एस्फिक्सिया के, बर्थ एस्फिक्सिया के. ठीक है, इसीलिए विटामिन ई टिपिकल एक ट्रीटमेंट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर. याद रखनी है, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है. क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस पे. रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया एंड ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, ये दो कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है और सबसे इंपॉर्टेंट है एस्फिक्सिया नियोनेट्रम की, और सर्फेक्टेंट थेरेपी प्लस विटामिन ई इज इंपॉर्टेंट इन बर्थ एस्फिक्सिया. तो आपको इसके अंदर इसके साइंस याद रखने हैं प्लस ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो आपको खास करके ध्यान रखनी है क्योंकि इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. आप इसमें कंसेप्ट लगा के अपना आंसर लिख सकते हैं. दिस वाज अबाउट respiratory distress syndrome or asphyxia neonatal. Now our next topic is hyperbilirubinemia. Okay, hyperbilirubinemia, the name suggests is, क्या है नेम का मतलब, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है किसमें, ब्लड में. ओके, सीरम बिलीरुबिन लेवल इज इंक्रीज्ड, is termed as hyperbilirubinemia. Now elevated serum bilirubin level in the newborn, कितना लेवल इंक्रीज हो रहा है, 2 mg/dl इंक्रीज हो रहा है. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीजेस टू 6 mg/dl by 72 hours, नॉट एक्सीडिंग 12 mg/dl. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है. ये वैल्यूज आर वेरी क्रिटिकल एंड यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क्स लूज हो जाता है जब वैल्यू देते हैं. तो आप लोगों को वैल्यूज याद रखने के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि इसकी आप एक लिस्ट बनाएं. लिस्ट बना के जहाँ पे आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ रखें और थोड़ी थोड़ी देर में उसको देखते रहें, रिवाइज करते रहें, तो आपका मार्क्स लूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल जो है, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दो टाइप के और तीसरा है टोटल बिलिरुबिन लेवल. तो ये 3 टाइप्स हैं. उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन लेवल है वो 6 mg/dl से बढ़ जाता है. ओके, लेकिन 12 mg/dl से कम रहता है. कितने टाइम में, तो विद इन 72 आवर्स में. ओके, सो एवरेज हम हाइपरबिलिरुबिनेमिया तो कब बोल देंगे, जब हम को सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 2 mg/dl मिलेगा. अब ये क्यों होता है, तो इमेच्योरिटी ऑफ लीवर, कोई रीजंस की वजह से लीवर अप्रोप्रिएटली आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है. ओके, बिलिरुबिन का जो कन्वर्जन है, ओके, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज वन ऑफ द रीजंस. नाउ नेक्स्ट इज आरएच और एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी.
वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस प्लस हाइड्रोप्स फिटालिस। ये दो कॉम्प्लिकेशन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के हैं। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में भी सेम ही है, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा एंटीबॉडीज की वजह से, एंड दैट कैन लीड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन लेवल एंड दैट विल कॉज हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। पर्टिकुलरली कहाँ का इन्फेक्शन? तो जीआई ट्रैक और एल्स लिवर, पर्टिकुलरली लिवर का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो बिलीरुबिन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। नाउ बर्थ मैटरनल डायबिटीज, अगर डायबिटीज है तो भी होने के चांसेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया एंड नेक्स्ट इज मेडिकेशंस। कोई मेडिकेशंस की वजह से बेबी को बिलीरुबिन लेवल बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द causes that can cause hyperbilirubinemia. Findings क्या है? Pathological jaundice usually appear early, up to 24 hours of birth. That was the difference which I told you previously as well. That what is the difference between pathological and physiological jaundice? Pathological jaundice क्या है? 24 hours के अंदर within that birth 24 hours वो डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर 24 आवर्स का ऑनसेट है उसका, दैट इज द मेन डिफरेंस। तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया में हमें क्या देखने मिलेगा? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने के चांसेस ज्यादा है एंड इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस ऑनगोइंग बिफोर द बर्थ। अगर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है और कोई रीजन की वजह से बेबी का और मैटरनल ब्लड मिक्स हो गया है तो क्या हो सकता है? बिलिरुबिन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो जैसे ही बेबी बॉर्न होगा द बेबी विल बॉर्न विद द जॉन्डिस बिकॉज ऑलरेडी ब्लड मिक्सअप हो चुका है। That is one of the reason and one of the clinical symptom. Now next, unusual pattern of progression is from head to foot and blanching होगा, skin blanch देखने मिलेगा, blanch skin over bony area or look at conjunctiva and buccal membranes in dark skin infants. कैसा दिखेगा? blanching skin, dark, particularly dark infants जब होंगे तो उनके अंदर जो bony areas है प्लस nose है प्लस cheek है ये सारे एरिया पेल से दिखने लग जाएंगे, अलग से चमकने पैची जैसे एरियाज दिखने लगेंगे। That is about the pattern. Now pallor, dark concentrated urine, obviously dark concentrated urine क्यों आएगा? क्योंकि बिलीरुबिन लेवल एक्सेसिव है, किडनी को हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन एक्सक्रीट करना पड़ रहा है, that is why डार्क बिलीरुबिन लेवल होगा। बिहेवियरल चेंजेस होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलीरुबिन कैन लीड टू kernicterus. What is kernicterus? That is the presence of bilirubin at the मेनिंजियल लेयर्स। ओके, मेनिंजियल लेयर के अंदर अगर बिलीरुबिन लेवल बढ़ गया है या बिलीरुबिन क्रॉस करके गया है ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी जिसे बोलते हैं हम, ब्लड ब्रेन बैरियर अगर बिलीरुबिन ने क्रॉस कर दिया है और अगर वो ब्रेन के लेयर्स के अंदर चला गया है सो दैट कैन लीड टू kernicterus एंड उसके वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स प्लस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बेबी को होने के चांसेस ज्यादा है। सो यहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस लिखा है। एंड हाइपर बिलिरुबिनेमिया या फिर जॉन्डिस सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है उसकी? kernicterus। kernicterus में क्या हो रहा है? दैट इज अफेक्टिंग द सेरेब्रल सिस्टम। ओके, सेरेब्रल सिस्टम को अफेक्ट हो रहा है and that can lead to neurological and behavioral problems. Polycythemia and increased serum bilirubin level. Polycythemia का मतलब क्या है कि इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी लेवल तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है बट उसका जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, दैट इज पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज। क्यों हो सकता है ये? क्योंकि लीवर इमेच्योर है, लीवर के अंदर डिसफंक्शन है तो पॉलीसाइथेमिया होने के हाई चांसेस है। देन इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल, वही है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। अब हाइपर बिलिरुबिनेमिया बोल रहे तो हमको सीरम लेवल इन बिलिरुबिन लेवल तो इंक्रीज ही मिलेगा, सो दैट इज अबाउट इंक्रीज्ड सीरम बिलिरुबिन लेवल्स मोर देन 2 mg पर dl, उसमें अनकॉन्जुगेटेड जो है वो 6 mg पर dl से ज्यादा होगा। दिस इज अबाउट योर वैल्यूज, ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर। और हाइपरबिलिरुबिनेमिया में कौन सा टाइप का जॉन्डिस देखने मिल रहा है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस आएगा अगर क्वेश्चन इसके ऊपर तो टाइप ऑफ जॉन्डिस पूछ सकते हैं आपको। तो मेजर फाइंडिंग क्या है आपका? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, next comes the treatment. Now what is the treatment?
ट्रीटमेंट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कंडीशन कंट्रीब्यूटिंग द हाइपरबिलीरुबिनेमिया। तो कौन से रीजन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही उसको ट्रीट करना है। इमेच्योरिटी ऑफ लीवर है तो आपको उस अकॉर्डिंग स्टेप लेने हैं, जो भी उसके एटियोलॉजिकल कॉजेस है अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक स्टेप। ओके, RH इनकम्पैटिबिलिटी तो है तो उस हिसाब से स्टेप लेने हैं। अगर जॉन्डिस हो रखा है बेबी को, अगर GI ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हुआ है एंड दैट इन्फेक्शन कैन लीड टू जॉन्डिस, तो आपको उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। लीवर के अंदर अगर इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। सो एज पर द कॉज यू हैव टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट। प्रिवेंट प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशन, क्यों लिखा है यहाँ पे प्रिवेंट प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशन? बिकॉज कर्निक्टरस अगर हो गया, कर्निक्टरस इज द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर सीरम बिलीरुबिन लेवल बढ़ता ही गया तो दैट कैन कॉज द ब्लड ब्रेन बैरियर और उसकी वजह से कर्निक्टरस होगा। कर्निक्टरस होगा तो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और अगर एक बार ब्रेन पे इफेक्ट आएगा सो दैट कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द ब्रेन। द डैमेज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, एक बार बेबी का ब्रेन डैमेज हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशन और डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। फिर अगेन वो मोर्टालिटी मोर्बिडिटी रेट बढ़ जाएगा एंड ऑल थिंग्स होगा। सो कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करना है हमें। देन प्रिवेंट कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपरबिलीरुबिनेमिया। ओके, जैसे मैंने बताया कि जो कंडीशन है उसे ही हम प्रिवेंट कर देंगे तो क्या होगा, बिलीरुबिन लेवल का बढ़ना कम हो जाएगा। दैट इज कोल्ड स्ट्रेस, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसेमिया, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन। ये सारे कंडीशंस की वजह से हाइपर बिलीरुबिनेमिया होने के चांसेस हैं। तो ये सब चीजें अगर है तो आपको इसे प्रिवेंट करना है। कोल्ड स्ट्रेस यानी क्या है, बेबी को एक्सेसिव कोल्ड के अंदर रख दिया है। ओके, बेबी को वार्मथ प्रोवाइड नहीं किया है, दैट कैन लीड टू कोल्ड स्ट्रेस। एक्सेसिव फॉलिंग डाउन ऑफ बॉडीज टेम्परेचर, दैट इज कोल्ड स्ट्रेस। ओके, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल भी कम है तो भी होने के चांसेस है। डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है, तभी भी बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड नहीं जा रहा है, किडनी अप्रोप्रिएट फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, बिलीरुबिन फिल्टर होगा नहीं। बिलीरुबिन फिल्टर नहीं होगा तो अब डायरेक्टली सीरम बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन के पीछे का कंसेप्ट ये है। Then next comes the infection. Now the very important and very main treatment for this hyperbilirubinemia is फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी हमें बेबी को देना है, रेडियंट लाइट्स के अंदर बेबी को पुट करना है, और उसके अंदर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फॉलोइंग विल बी द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या आप टिक करना है, आपको प्राइम इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपको उसकी आईज को कवर करना है, जेनाइटल्स को कवर करना है, ठीक है। ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम जो है वो कॉम्प्लिकेशन है फोटोथेरेपी की, बेबी ब्रॉन्स सी अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम, ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन फोटोथेरेपी के ऊपर आ सकता है आपको कि इफ अ बेबी इज एडमिटेड इन द फोटोथेरेपी व्हाट इज द primary complication that can occur, so that includes your bronze baby syndrome। ये ऑप्शन आपको टिक करना है। now as a nurse what is our responsibility, so the first one is to assess the baby in order to have फुल एक्सपोजर ऑफ स्किन, ठीक है, कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ स्किन बेबी का होना चाहिए। कंप्लीट स्किन एक्सपोजर के ऊपर उसकी लाइट्स पड़नी चाहिए, फ्लोरेसेंट लाइट्स जो है, ओके। फिर उसका जेनाइटल्स और आईज हमें कवर करके रखना है, फीडिंग वगैरह उसको पीरियडिकली देते रहना है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम फोटोथेरेपी में डाला है बेबी को तो हम फीडिंग नहीं दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम पे जो फीडिंग का टाइम है वो फीडिंग का टाइम देना है। यूरिन उसका कैसा आ रहा है वो भी आपको देखना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, डार्क यूरिन है, स्टेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एवरीथिंग यू नीड टू असेस। Then comes the exchange transfusion, that is also one of the important therapy। exchange transfusion के अंदर बेबी का blood we are exchanging with proper antibody antigen testing के बाद में क्या करते हैं हम, बेबी का blood we used to exchange with the blood which is normal, ठीक है। ये blood के अंदर problem है, bilirubin level बढ़ गया है तो what we'll do, we'll exchange it with the normal good fresh blood, okay। this is about exchange blood transfusion। so this was all about
हाइपर बिलिरुबिनेमिया, आपको वैल्यू याद रखनी है, आपको फोटोथेरेपी याद रखनी है, फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन क्या है वो याद रखना है, और आपको इसके सिम्टम्स थोड़े बहुत याद रखने हैं। दिस इज अबाउट हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इस पर से अप्लाइड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू पूछ सकते हैं, बाकी एज व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, ऐसे लॉजिक्स एंड एनालिटिक्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, प्लस रीजनिंग भी आ सकता है हाइपर बिलिरुबिनेमिया के ऊपर से। द टॉपिक इज क्रूशियल, छोटा सा टॉपिक है बट निग्लेक्ट नहीं कर सकते। Okay, yes. Next comes the hemolytic disease of newborn, that is erythroblastosis fetalis. Very important topic. Erythroblastosis fetalis, that is usually seen due to RH incompatibility. RH incompatibility का one of the main and significant complication is erythroblastosis fetalis. Okay, ये important है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे भी दो टाइप के क्वेश्चंस निकलते हैं आपके, डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल एज अप्लाइड क्वेश्चन। थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस टॉपिक पे। कैरेक्टराइज्ड बाय आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी का क्या हो रहा है यहाँ पे, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोसाइट्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन द न्यूबॉर्न विद रिजल्टेंट एनीमिया एंड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। एनीमिया होगा क्यों, क्योंकि आरबीसी डिक्रीज हो रहे हैं। अब आरबीसी का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एनीमिया and bilirubin are contrast to each other. एनीमिया होगा तो बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा। ओके, आरबीसी लेवल कम हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अल्टीमेटली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एक तो आरबीसी का कंटेंट कम हो गया बॉडी के अंदर, आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल नहीं है, तो एनीमिया होना है, प्लस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ के बन क्या रहा है, बिलिरुबिन। अब जितना ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे उतना ज्यादा बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा, इसीलिए हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड एनीमिया देखने के चांसेस है। Okay, now possibly caused by RH और ABO incompatibility. RH and ABO incompatibility के वजह से होता है। Basically this is the reaction, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जब रिएक्शन आता है तब ऐसी कंडीशन बेबी के अंदर देखने मिलती है। बिटवीन may be sensitized in first pregnancy, क्या मतलब है इसका, may be sensitized in first pregnancy का मतलब यही है कि पहली प्रेगनेंसी के अंदर मदर was RH पॉजिटिव एंड बेबी was RH नेगेटिव, तो क्या होगा, मदर के बॉडी में RH नेगेटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने के शुरू हो गए, दैट मीन्स द मदर इज सेंसिटाइज्ड। ओके, in RH incompatibility the subsegment fetus may be affected if they are RH positive. मदर को नेगेटिव है, बेबी को पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव के वजह से एंटीबॉडीज बने। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बेबी RH पॉजिटिव, वापिस बेबी का RH जो है वो पॉजिटिव हुआ, तो मदर के जो एंटीबॉडीज है वो बेबी के ब्लड सिस्टम पे अफेक्ट करेंगे, बेबी के हेमाटोलॉजिकल सिस्टम पे अफेक्ट करेंगे, और दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्यों डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा, और इसी वजह से हाइपर बिलिरुबिनेमिया प्लस एनीमिया बॉडी के अंदर देखने मिलेगा। पर्टिकुलरली ये RH इनकम्पैटिबिलिटी में देखने मिलता है जब मदर RH नेगेटिव होती है एंड बेबी इज RH पॉजिटिव। फर्स्ट बेबी के अंदर कुछ नहीं होता, मोस्टली कुछ नहीं होता, एंड सेकेंड बेबी सफर फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या फिर हाइड्रॉप्स फेटालिस। ओके, नाउ फर्स्ट बॉर्न में बी अफेक्टेड इन एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर फर्स्ट बॉर्न बेबी अफेक्ट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल उनका ब्लड मिक्स ना हो। कोई रीजन की वजह से अगर मदर इज प्रेग्नेंट एंड इफ ट्रॉमा हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है एंड मदर का ब्लड प्लस प्लेसेंटा का ब्लड बैरियर से क्रॉस होके दोनों मिक्सअप हो गया है, तो ही फर्स्ट बेबी पे अफेक्ट आएगा। लेकिन
अगर मदर को ओ ब्लड ग्रुप है एंड बेबी को बिकॉज ओ मदर में है एंटीबॉडीज इवन बिफोर प्रेगनेंसी, बेबी को ए या बी ऐसा कोई भी ब्लड ग्रुप है और इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है, तब प्रॉब्लम आने के चांसेस है, ठीक है। बट रिएक्शंस आर सीवियर देन RH इनकम्पैटिबिलिटी। एक RH इनकम्पैटिबिलिटी से EBU इनकम्पैटिबिलिटी की जो रिएक्शंस है वो ज़्यादा सीवियर है, ओके। तो ऐसा कुछ है तो फर्स्ट बॉर्न बेबी के अंदर अफेक्ट होगा, वरना बेबी को अफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड बेबी इज यूजुअली अफेक्टेड। Okay, now what are the findings? So jaundice and pallor within first 24 to 36 hours. अब jaundice within first 24 hours, that means which type of jaundice? Pathological jaundice। आ गया कंसेप्ट हमारा, हमें jaundice के टाइप्स पता है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ jaundice लिख के रखा है। एग्जाम में आपको पूछा कि which type of jaundice is present in एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो आपने पढ़ रखा है कि विद इन फर्स्ट 24 आवर्स है, दैट मीन्स हमारा कंसेप्ट लग गया यहाँ कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस आएगा, ओके। सो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने मिलेगा, प्लस पैलर ऑब्वियस है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया है तो क्या होगा, स्किन उसकी पेल हो जाएगी, सो पैलर विल बी सीन। देन एनीमिया, ओके, एनीमिया बेबी को होने के चांसेस है ही है क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो एनीमिया होगा। देन एनलार्ज्ड प्लेसेंटा इसीलिए लिखा है यूजुअली सीन इन एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लड वेसल्स जो है उसकी वो डायलेट हो जाती है एंटीजन एंटीबॉडी के वजह से, दैट इज व्हाई एनलार्ज्ड प्लेसेंटा इज सीन। एडिमा एंड असाइटिस, एडिमा होगा, वो एडिमा एंड असाइटिस आर द साइंस ऑफ हाइड्रोप्स फेटालिस। प्लस यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट है साइन एंड सिम्टम जो मैंने मेंशन नहीं किए, पर आप लिख लीजिए, दैट इज लिवर का एनलार्जमेंट प्लस स्प्लीन का एनलार्जमेंट, दैट इज हेपेटोमेगाली एंड स्प्लीनोमेगाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट फीचर है हाइड्रोप्स फेटालिस या तो फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के, ओके। अब इडिमा और एसाइटिस क्यों होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लीवर और स्प्लीन एनलार्ज हो गए हैं, तो प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शिफ्ट ऑफ फ्लूइड देखने मिलेगा, और वो शिफ्ट ऑफ फ्लूइड विल लीड टू इडिमा एज वेल एज असाइटिस। असाइटिस क्यों दिया है, क्योंकि पर्टिकुलरली लिवर और स्प्लीन पे अफेक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज इडिमा एज वेल एज असाइटिस, ओके। तो हमने फाइंडिंग्स के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक तो जॉन्डिस के ऊपर, जो कौन सा जॉन्डिस प्रेजेंट होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, सेम हाइपरबिलिरुबिनेमिया में भी हमने यही देखा कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इज इंपॉर्टेंट। देन इसके अंदर हाइड्रोप्स फेटालिस इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोप्स फेटालिस हमें देखने मिलता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाले बेबी के अंदर। हाइड्रोप्स फेटालिस क्यों होता है, स्प्लीनोमेगाली और लीवर हिपाटोमेगाली की वजह से, और उस वजह से कौन से सिम्टम्स देखने मिलते हैं, इडिमा एज वेल एज असाइटिस। अब हाइड्रोप्स फेटालिस है अगर सपोज बेबी को, तो क्या होगा, डिलीवरी विल बी वेरी डिफिकल्ट, व्हाई, बिकॉज उस वजह से भी एनलार्ज प्लेसेंटा होने के चांसेस है, प्लस इडिमा की वजह से भी एनलार्ज प्लेसेंटा होने के चांसेस है। अगर मदर के ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम है या फिर मदर की इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, तो क्या हो सकता है, वहां पे भी प्लाज्मा लेवल बढ़ सकता है, फिर शिफ्ट ऑफ फ्लूइड, और उस वजह से भी एडिमा हो सकता है। तो ये लग गया हमारा यहाँ पे शिफ्ट ऑफ फ्लूइड यानी कि डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रख के कहाँ पे किस तरह से लगाने हैं, ये अगर हमें आ गए तो हमारे एग्जाम में मार्क्स लूज नहीं होंगे, ओके। बार बार बताने का रीजन यही है, बिकॉज थिंग्स आर क्रिटिकल, और एक एक मार्क्स की वजह से क्या बोलते हैं, लूज हो जाता है मार्क्स, एक एक मार्क्स सिली रीजंस की वजह से, तो हमें मार्क्स लूज नहीं करने हैं, ओके। ट्रीटमेंट क्या है, डिटरमाइन ब्लड टाइप एंड RH अर्ली इन प्रेगनेंसी। क्यों करना है ये, सो दैट ये जो हमने जितने भी सिम्टम्स पढ़े वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव मदर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एंटी-डी का इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओके। एंटी-डी का इम्यूनोग्लोबुलिन वी हैव टू एडमिनिस्टर टू द मदर। नेक्स्ट,
Determine results of indirect Coombs test. Now this Coombs test is important to know about the RH incompatibility. Coombs test, indirect Coombs test, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. आप पेपर उठा के देखेंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि which of the following test is used to identify RH incompatibility. तो आपका आंसर है वहां पे indirect Coombs test. ठीक है, ये याद रखना है. कब करना है? 28 to 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. पहले तो अर्ली वीक में डिटेक्ट करना है, जैसे कि 10th वीक में डिटेक्ट करना होता है. हमें इंडायरेक्ट Coombs टेस्ट हमने परफॉर्म किया. हिमेटोलॉजिकल जब एंटीनेटल विजिट है, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, तब हमें हिमेटोलॉजिकल रिपोर्ट मदर का लेना होता है. उस टाइम पे हम पॉजिटिव नेगेटिव हमें उसी टाइम पे पता चल जाएगा. ठीक है, अगर नेगेटिव है तो थिंग्स आर क्रूशियल, बट अगर पॉजिटिव है तो हमें फिर से अगर टेस्ट Coombs टेस्ट अगर नेगेटिव है तो हमें 28 से 32 वीक्स में वापस रिपीट करना है. ठीक है, कि एंटीजन एंटीबॉडी अगर नहीं मिले हैं तो कोई रीजन की वजह से कोई एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो नहीं हो रहे, दैट वी हैव टू एश्योर. इसीलिए 28 से 32 वीक्स के अंदर वापस टेस्ट करना रहता है. डिटरमाइन रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्ट Coombs टेस्ट इन कॉर्ड ब्लड. और कोड ब्लड जो अम्बिलिकल कोड है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, अम्बिलिकल कोड से हमें कोड ब्लड लेके, ब्लड सैंपल लेके हमें डायरेक्ट Coombs टेस्ट परफॉर्म करना है. एडमिनिस्टर एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन टू द मदर, वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर से क्वेश्चन आया ही आया. आप लोग को लग रहा होगा कि मैम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन आता है, बट जितने आप पेपर सॉल्व करेंगे, जितने पेपर्स के गो थ्रू करेंगे, आपको क्वेश्चन दिखेंगे ऐसे. इसीलिए वी आर सेइंग दैट दिस इज इम्पोर्टेंट. बाकी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैम हर चीज पे इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस यही है कि पेपर्स के थ्रू आप जाएं, पेपर्स का एक्सपोजर आप लें, आपको पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस पर से क्वेश्चन आता है. ना इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है, इसका ड्यूरेशन, इसका डोज हमें पता होनी चाहिए. लिख लो इसको ब्लॉक लेटर्स के अंदर कि इसका जो ड्यूरेशन है वो विदिन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, विदिन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी पे एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन मदर को एडमिनिस्टर किया जाता है. डोज इसका है 300 माइक्रोग्राम. ठीक है, 300 माइक्रोग्राम, 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी. ये इस पर से क्वेश्चन आता है. आप लोग इसको लिख लो कि इसका वैल्यू ये है और ड्यूरेशन उसका 72 आवर्स है. फोटोथेरेपी एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन नीडेड केसेस. अगर बेबी, हाँ, फोटोथेरेपी क्यों देंगे हम? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से बेबी बॉर्न हो रहा है, फोटोथेरेपी देना इंपॉर्टेंट है. एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन फॉर हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हमने देखे ये सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, कुछ ज्यादा यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट लगाने हैं. ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हाइपरबिलिरुबिनेमिया हम पढ़ चुके हैं, ये आगे वही चीज हम वापिस हमें से रिलेट कर रहे हैं. तो पढ़ना इज इजी, बट याद रखना एंड कंसेप्ट लगा के काम करना इज डिफिकल्ट. इसीलिए अप्लाई द कंसेप्ट्स, अप्लाई द लॉजिक्स. ओके, इट इज नॉट दैट टफ, इतना कुछ टफ नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट्स आने चाहिए. नाउ प्रिवेंशन कैन बी डन बाय एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन 30 माइक्रोग्राम देना है, 300 माइक्रोग्राम हमें एडमिनिस्टर करना है विदिन 72 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी और अबॉर्शन. अगर अबॉर्ट कराया है बेबी को, ठीक है, कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन आ रहा है बेबी को RH इनकम्पैटिबिलिटी या ABO इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से, तो हमें एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है इवन आफ्टर अबॉर्शन. डोज सेम रहेगा, ड्यूरेशन सेम रहेगा, भले ही वो डिलीवरी हो या अबॉर्शन हो. ओके, तो यहाँ पे कंसर्न इसी पे है, दैट इज 300 माइक्रोग्राम ऑफ एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन विदिन 72 आवर्स. ओके, नेक्स्ट कम्स द इमीडिएट कॉर्ड क्लैंपिंग. क्यों करना है इमीडिएट कॉर्ड क्लैंपिंग? सो दैट मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैन बी प्रिवेंटेड. ठीक है, इसीलिए इमीडिएट कॉर्ड क्लैंपिंग करना है. नेक्स्ट इज प्लाज्मा फेरेसिस. प्लाज्मा फेरेसिस यानी कि हमें प्लाज्मा को प्यूरिफाई करना है, हमें प्लाज्मा को एक्सचेंज करना है, हमें प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करना है, दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस. क्यों करना है प्लाज्मा फेरेसिस? सो दैट जो भी सीरम के अंदर जो हाइपर बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया है उसे हमको ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस करना पड़ेगा. ठीक है, जो एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर वो हमें निकालने भी पड़ेंगे. ओके, इसी वजह से प्लाज्मा फेरेसिस करना है. तो यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस के अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट है
एक आपका हाइड्रॉक्स फेटालिस, ओके, हेपेटोमेगाली स्प्लिनोमेगाली, उसका डोज एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन का कितना डोज है उसका 300 माइक्रोग्राम विद इन 72 आवर्स। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं। अगर क्वेश्चन आया है द मदर इज 12 वीक्स प्रेग्नेंट, ओके, या फिर 20 वीक्स प्रेग्नेंट और उसका इंड्यूस अबॉर्शन करवाया है, इंड्यूस अबॉर्शन करवाया और पता चला कि RH इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से मदर हैज अंडरगोन अबॉर्शन, what will be the prime nursing responsibility? So the option will be providing or administrating anti-D immunoglobulin 300 माइक्रोग्राम विद इन 72 आवर्स। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मदर को अबॉर्शन हो गया है, RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हुआ था, तो अब आप कितना डोज दोगे एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो भी आपको 300 ही लिखना है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिलीवरी और अबॉर्शन के अंदर सेम देना है। तो क्वेश्चन आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आप लोग 300 माइक्रोग्राम को टिक करके आ जाना। ओके, now Coombs test is used to identify RH isoimmunization आ गया, this is very important। Coombs test यूज होता है RH isoimmunization को आइडेंटिफाई करने के लिए। कब करते हैं? ड्यूरिंग 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, मैंने बताया था 12th वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर Coombs टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। Then if negative it needs to be repeated at 28th and 36th week of gestation। डबल कंफर्मेशन के लिए हम 28 और 36 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर हम टेस्ट करते हैं। इफ पॉजिटिव कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, अगर पॉजिटिव है तो हमें जो भी हमने ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अभी हमने पढ़ी है वो सारी चीजें हमें कंटिन्यू करनी है। ओके, प्लाज्मा फेरेसिस करना है, फिर इंट्रायूट्राइन फीटस को हमें इन्फ्यूजन करवाना है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें ट्रीटमेंट के अंदर कंटिन्यू करनी है। डिलीवरी का हमको देखना है कि कितना टाइम तक हम डिलीवरी कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है तो वी कैन इजीली प्लान फॉर इंड्यूस लेबर। अब जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं बेबी को, तो अभी भी या फिर मदर को, तो अभी भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि सपोज बेबी नॉर्मल है, अभी प्राइमरी प्रेगनेंसी है उसको और मदर को और नॉर्मल है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्लड का मिक्सिंग ना हो, ठीक है, अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन के अंदर कट ना आ जाए जिस वजह से प्लासेंटल ब्लड एज वेल एज फीटल का ब्लड मिक्सअप हो जाए। डिलीवरी के अंदर भी आप प्रोजेस्टेरॉन देके प्रोस्टाग्लैंडिन देके ये क्या बोलते हैं इंड्यूस करवा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन देने की वजह से हाइपर एक्टिविटी हो जाए यूट्रस की एंड दैट विल लीड टू प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग, ऐसा सब ना हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मल डिलीवरी में भी अगर हाइड्रॉक्स फेटालिस है तो यू कैन नॉट परफॉर्म नॉर्मल डिलीवरी, ओके, तब आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। एट द टाइम यू हैव टू परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। सिजेरियन सेक्शन क्यों करना है हाइड्रॉक्स फेटालिस के अंदर? क्योंकि नहीं करना सिजेरियन सेक्शन क्यों नहीं करना? क्योंकि हाइड्रॉक्स फेटालिस के अंदर ऑलरेडी बेबी के सर्वाइवल के चांस नील होते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन सर्जरी से आप उसको बेबी को बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली बेबी का लाइफ सेव नहीं होगा। तो अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन नीड्स टू बी अवॉइडेड। ओके, ये इसके पीछे का कंसेप्ट है, आपको ये याद रखना है ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट मेजर्स क्या क्या लेने। तो आपको यहाँ पे एज अ नर्स आपके सामने पेशेंट खड़ा है, आपको पता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में ये चीजें होती है। स्टार्ट इमेजिनिंग, अगर क्वेश्चन आ रहा है, पेशेंट बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं एंड दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। ओके, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करना है, हमारा इमेजिनेशन पावर के साथ हमारे कंसेप्ट लगाने हैं। यू कैन इजीली स्कोर इन एग्जाम व्हाटसोएवर सब्जेक्ट इट इज, बी इट पीडियाट्रिक, बी इट गायनी, बी इट मेडिसिन, बी इट कम्युनिटी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपने अपने कंसेप्ट लगाए, आपने अपना इमेजिनेशन पावर रखा, दोनों को मिक्स कर दिया, यू कैन इजीली स्कोर इन एग्जाम्स। ओके, दिस वाज अबाउट आवर RH incompatibility. Next, very important topic, neonatal sepsis. What is sepsis? Sepsis is the presence of infection in bloodstream. Neonatal sepsis यानी कि neonate के blood के stream में infection है, that is neonatal sepsis. It is associated with the presence of pathogenic microorganisms in the blood, especially gram-negative organism. यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है कि नियोनेटल सेप्सिस के अंदर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मोस्टली देखने मिलते हैं, उसमें भी इकोलाई,
क्लेप्सिला एंड प्रोटियस, ये 3 जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है उनके वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अब देखो आप लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या है, इन लोगों की जो जगह है वो फिक्स है। नाउ इकोलाई इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रो ट्रैक्ट, ओके, जीआई ट्रैक में प्रेजेंट है इकोलाई, बट अगर उसको इकोलाई को हमने यूरिनरी ट्रैक में चला गया, दैट कैन आल्सो कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंड ब्लड में चला गया तो दैट कैन कॉज टू ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। बट इकोलाई इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जीआई ट्रैक, ओके, इवन क्लेप्सिला, ठीक है, शीगेला, शीगेला इज आल्सो नॉर्मल, साल्मोनेला, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कभी कभी हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, बट अगर उनकी जगह थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है सो दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, ओके। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडाइडमिस इज अ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, बट अगर स्किन में कट हो गया है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो दैट विल कॉज इन्फेक्शन। यही है बीटा, ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक के अंदर आता है स्ट्रेप्टोकोकल एपिडाइडमिस, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियास, ठीक है, निमोकोकस, ये सारे बीटा हिमोलाइटिक एंजाइम्स है, एंड दी सॉरी बीटा हिमोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और दीज कैन कॉज नियोनेटल सेप्सिस, ओके। ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इकोलाई, क्लेप्सिला या प्रोटियस इज मोस्ट कॉमन, एंड ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्सिस नियोनेट्रम और नियोनेटल सेप्टिसेमिया। अलग अलग नाम है इनके, याद रखने हैं आपको, ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन दूसरे कोई नाम से आ जाए तो आप लोग को डरना नहीं है। नियोनेटल सेप्टिसेमिया अकर्स इन इन्फेंट लेस देन 90 डेज ऑफ एज, 3 मंथ के एज से कम में अगर बेबी को सेप्टिसेमिया हुआ है, दैट इज टर्म्ड एज नियोनेटल सेप्टिसेमिया। अर्ली ऑनसेट ऑफ सेप्सिस इज सीन विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर ऑनसेट इसका अर्ली रहेगा, बट लेट onset occurs after 1 week of age within 90 days, okay. Then findings include ओके, सो एपनिया होने के भी चांसेस ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू एपनिया। देन जॉन्डिस एंड लो ग्रेड फीवर, जॉन्डिस होने के चांसेस इसीलिए इन्फेक्शन है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन लेवल बढ़ जाएगा, इस वजह से जॉन्डिस होने के हाई चांसेस है। देन नेक्स्ट कम्स वॉमिटिंग एंड डायरिया, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के वजह से वॉमिटिंग एज वेल एज डायरिया होने के चांसेस ज्यादा। Okay, so these all are the findings of neonatal sepsis. Treatment: antibiotics, the combination of gentamicin and ampicillin, ये दोनों के कॉम्बिनेशन हम न्यूनेटल सेप्सिस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेप्सिस है, ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटामाइसिन एज वेल एज एम्पिसिलिन इज यूज्ड इन सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस। अब मैंने जो न्यूनेटल सेप्सिस है वो बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है, अगर निमोनिया है बेबी को, मेनिंजाइटिस है, या फिर एंसेफेलाइटिस है, ऐसे कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल किया है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोलोनाइजेशन की है और उस वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो हम उसको एज अ इटियोलॉजिकल कॉज कंसिडर करेंगे फॉर सेप्सिस।
ठीक है। सेप्सिस के बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे इटियोलॉजिकल कॉजेस होती है, लेकिन अगर मेनिंजाइटिस की वजह से सेप्सिस हुआ है तो एंटीबायोटिक कौन सी आ जाएगी? सिफोटेक्सिम, दैट इज द थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन आपको यूज करना है, दैट इज सिफोटेक्सिम। ओके। एंड नॉर्मली अगर मेनिंजाइटिस नहीं है, कोई दूसरे रीजन से हुआ है नियोनेटल सेप्सिस, तो एजेंटामाइसिन या फिर एम्पीसिलिन एडमिनिस्टर करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन। एंड इन सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस सेफोटेक्सिम कैन बी यूज। प्रोवाइड वार्मथ, हाइपोग्लाइसेमिया को, हाइपोथर्मिया को हमें प्रिवेंट करना है। इन्फ्यूज 10% ग्लूकोज। वाई 10% ग्लूकोज? बिकॉज हाइपोग्लाइसेमिया हमको प्रिवेंट करना है, दैट इज वाई 10% ऑफ ग्लूकोज एडमिनिस्टर करना है। 2 ml पर kg स्टैट देना है हमें। ओके, बेबी का वेट सपोज 10 kgs है, तो हमें 2 ml पर kg, दैट मीन्स 20 ml तो हमें स्टैट एडमिनिस्टर कर ही देना है। ओके, दैट इज अबाउट द। अब यहाँ पे आपका अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है, कितना आप स्टैट दोगे बेबी को हाइपोग्लाइसेमिया प्रिवेंट करने के लिए? तो क्वेश्चन है, द बेबी इज admitted in ICU with a complaint of neonatal sepsis and the baby is showing signs of hypoglycemia. बॉडी वेट दे रखा है बेबी का, ठीक है, 5 kgs। या फिर अगर बॉडी वेट भी नहीं दिया, एकदम क्रिटिकल में क्रिटिकल क्वेश्चन ऐसा आया, 2 ईयर का बेबी है, 2 ईयर के बेबी को हमने नियोनेटल आईसीयू में एडमिट किया है, सेप्सिस का डायग्नोसिस है उसका और हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अब यहाँ आपको 2 कंसेप्ट लगाने हैं। सबसे पहले तो उसका आइडियल एक्सपेक्टेड वेट कैलकुलेट करना है 2 kgs का, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे 2 × एज + 8 जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, विट्स फॉर्मूला, ठीक है। उससे आपने वेट निकाल लिया। अब वेट निकालने के बाद में आप ये वाला कंसेप्ट लगाओगे 2 ml पर kg वाला, ठीक है। तो जो उसका एक्सपेक्टेड वेट होगा उसी के साथ में आप 2 ml पर kg के अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, उसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीजें अप्लाई करनी है, वो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस इतने हद तक भी ट्विस्ट हो सकते हैं, बट यू हैव टू आंसर इट। ओके, कैसे करोगे? तो सारे कंसेप्ट्स लगा के आप उसको आंसर करोगे। विच फॉर्मूला से क्या किया आपने, अपना केजी फाइंड कर लिया, उसका जो वेट फाइंड कर लिया, उसके बाद में आपने 2 ml पर kg से आपने उसका आईवी फ्लूइड कैलकुलेट कर लिया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इन एग्जाम। इट सीम्स सो इजी, बट because of lack of ignorance it is difficult, but it is not so difficult. Okay, administer vitamin K 1 mg to prevent bleeding. bleeding हमें prevent करना है, 1 mg हमें विटामिन के एडमिनिस्टर करना है। नियोनेटल सेप्सिस है, सेप्सिस की वजह से हिमेटोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, प्लेटलेट फॉर्मेशन हो सकता है कि ना भी हो, इसीलिए हमें विटामिन के एडमिनिस्टर कर देना है। देन बैग मास्क वेंटिलेशन टू प्रिवेंट एपनिया। एपनिया हमने पढ़ा, तो उसके लिए हम वेंचुरी मास्क लगा के जो एपनिया के एपिसोड्स है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ईबीटी फॉर फर्दर ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, सेप्सिस वाला ब्लड को हम एक्सचेंज कर देंगे विद फ्रेश ब्लड, ओके, विच इज अनइन्फेक्टेड, विच इज नॉट इन्फेक्टेड, उससे हम उसको एक्सचेंज कर देंगे। सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। क्वेश्चन आता है नियोनेटल सेप्सिस पे, ये आपका अप्लाइड क्वेश्चन आएगा 2 ml पर kg स्टैट वाला, इस पॉइंट पे अप्लाइड क्वेश्चन है, और ये 2 पॉइंट पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है। कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटामाइसिन एंड एम्पीसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ओके, एंड सिफोटेक्सिम is used for meningitis. Now our next topic is हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने देखा है यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। Okay, so hypoglycemia is common in infants of diabetic mother. These infants are usually macrosomic. What is macrosomic? Large for gestational age. This is the common complication of diabetic mothers. अगर मदर को gestational diabetes है तो मैक्रोसोमिक बेबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज क्या है? अब लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज is birth weight of baby is more than 10 percentile of gestational age is called as large for gestational age. previous lecture में हमने small for gestational age पढ़ा था, तब मैंने आपको समझाया था
कि लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज में मोर देन 10 परसेंटाइल आता है। और कंसर्न क्या है, बर्थ वेट कंसर्न है, वेट का कंसर्न है किस टाइम पे, बर्थ के टाइम पे, किसके कंपैरिजन में, जेस्टेशनल एज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दैट इज अबाउट लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज ड्यू टू हाई मैटरनल ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल कैसा है, बॉडी के अंदर ज्यादा है, किसकी बॉडी के अंदर, मैटरनल बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल का इंक्रीमेंट है। दैट हैव क्रॉस द प्लासेंटा, एक सर्टेन लेवल तक बैरियर विल बी बैरियर प्रोटेक्ट करेगा, बट अगर ग्लूकोज का लेवल सीवियरली आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल क्रॉस द प्लासेंटा एंड दैट विल अफेक्ट द फीटल पेनक्रियास, ठीक है। फीटस के पेनक्रियास को वो स्टिम्युलेट करेगा, इसीलिए करेगा स्टिम्युलेट टू सिक्रेट मोर इंसुलिन लेवल, इंसुलिन लेवल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, विच देन एक्ट एज ग्रोथ हार्मोन, और वो इंसुलिन क्या करेगा, इंक्रीज द प्रमोशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन के जो प्रमोशन, ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करेगा, एंड दैट विल लीड टू एक्सेसिव ऑर्गन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑर्गन का कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे सेल्स की हाइपरट्रोफी देखने मिलेगी, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स देखने मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से या एक्सेसिव इंसुलिन लेवल की वजह से क्या होगा, the size of the cell will increase or tissues will increase and that will lead to मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया हमने बोल दिया कि मदर डायबिटिक है तो उसको कॉम्प्लिकेशन है, पर क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है सो दैट विल क्रॉस द प्लासेंटा, और प्लासेंटा क्रॉस करने के बाद में क्या कर रहा है, वो फीटल के पेनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है, जिस वजह से इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होगा। क्यों इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होगा, अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट नहीं हो रहा है तो बेबी को हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए उसका जो इंसुलिन लेवल है बेबी का वो इंक्रीज्ड मैटरनल ग्लूकोज लेवल के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा, और उस वजह से ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होगा, और उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से मैक्रोसोमिया कंडीशन आएगा। देन at birth with loss of supply of maternal glucose newborn may be hypoglycemic। क्यों hypoglycemic हो रहा है, इंसुलिन का लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, उस वजह से ग्लूकोज का जो टॉलरेंस है वो कम होता जा रहा है, इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस है। हमने ऊपर पढ़ा है कि बैरियर क्रॉस करके मैटरनल ग्लूकोज लेवल जाएगा आगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन जाएगा, क्योंकि इंसुलिन इज सेंसिटिव to glucose, yes, so insulin will increase, the amount of insulin will increase and that can lead to a condition which is called as hypoglycemia. Now in children a blood glucose value of less than 40 mg per dl represents hypoglycemia। इससे आपको क्या पता लग रहा है, आपकी नॉर्मल रेंज पता लग रही है कि 40 से कम है दैट इज कंसिडर्ड एज हाइपो, तो नॉर्मल कितना होगा 40 mg per dl, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है 40 mg per dl से कम, और अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन गिव द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो सोचने मत लगना कि मैम ने ये तो पढ़ाया ही नहीं है, यहाँ पे हमको दिया है 40 mg per dl से कम यानी हाइपो कंसिडर करेंगे हम, तो रेंज कहाँ से होगी, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 40, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो सोचने मत बैठ जाना कि मैम ने हमें ये पढ़ाया नहीं है या हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, पढ़ा है पर हमें लॉजिक लगाना नहीं आया, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 40 mg पर dl से कम हो रहा है तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कंसीडर करेंगे। और प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ऑफ less than 30 mg per dl in first 24 hours of life and less than 45 mg per dl thereafter constitute hypoglycemia in newborn। यानी 30 mg per dl से कम within first 24 hours। अब यहाँ पे 30 mg per dl क्यों लिखा है, आप सोच रहे होंगे मैम ने तो 40 mg per dl बोला है, लेकिन एकदम से यहाँ 30 mg per dl क्यों हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर 30 mg पर dl इसीलिए दिया है क्योंकि एज सुन एज द बेबी इज बोर्न, बेबी ने फीडिंग लिया होगा नहीं, बेबी को फीडिंग करवाना है, जब फीडिंग होगा उसके बाद में डाइजेशन होगा, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में क्या होगा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और
दूसरा कंसेप्ट यहाँ ये लगता है कि बेबी को ऑलरेडी इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है, यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन लेवल बेबी के बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो इस वजह से भी बाय डिफॉल्ट बेबी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा होगा, लो ही होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 30 mg/dl का रेंज रखा है इन लोगों ने कि 30 mg/dl विद इन फर्स्ट 24 आवर्स हम कंसिडर नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बेबी बॉर्न हुआ है, ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया मदर को है, उस वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा है, तो ऑलरेडी बेबी का ब्लड ग्लूकोज लो ही होने वाला है। दूसरी बात, उसको अभी फीडिंग नहीं करवाया है, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होने की चांसेस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 30 mg/dl लिखा हुआ है एंड लेस देन 45 mg/dl देयर आफ्टर। अब 45 mg क्यों दे रही है, क्योंकि अब बेबी को फीडिंग करवाना स्टार्ट कर दिया है, एवरी 2 आवर्ली बेबी को हम फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, बेबी के बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर कम नहीं हो रहा है इंसुलिन का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ये दो रेंज दी हुई है, 30 mg/dl विद इन फर्स्ट 24 आवर्स एंड लेस देन 45 mg/dl आफ्टर द फीडिंग, यानी कि आफ्टर 24 आवर्स कौन सा वैल्यू कंसिडर करेंगे हम, 45 mg/dl हम उसको कंसिडर करेंगे। ये कंसेप्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ऑफ 30 mg/dl जो है वो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए लिखा हुआ है। फाइंडिंग्स क्या है, साइनोसिस होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल के वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, हाइपोटोनिया क्योंकि ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है तो मसल टोन भी पुअर हो जाएगा, देन ग्रंटिंग क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है तो ग्रंटिंग होने के चांसेस है, रेस्टलेसनेस है ये, ओके, देन इरिटेबिलिटी और लेथार्जी, अल्टर्ड सेंसोरियम, ट्विचिंग एंड ट्रेमर्स एंड सीजर्स, तो ये सारे सिम्टम्स बेबी को होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्लूकोज। नर्व एंडिंग्स के अंदर अप्रोप्रिएटली ग्लूकोज लेवल नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, क्या होगा वहाँ पे डिसबैलेंस होगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इम्बैलेंस होगा एंड दैट कैन कॉज टू ट्विचिंग ट्रेमर्स सीजर्स। ओके, मैनेजमेंट क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 2 आवर्स ऑफ बर्थ, ब्रेस्ट फीड हमें पहले तो प्रोवाइड करवा देना है बेबी को, देन सिम्टोमेटिक इन्फेंट्स नीड अ बोलस, ठीक है, बोलस स्टैट का डिफरेंस पता होना चाहिए, बोलस इज एक्स्ट्रा, ओके, बोलस ऑफ 2 to 4 ml ऑफ 10% ग्लूकोज, पहले ही उसको एक्स्ट्रा दे देना है हमें, एंड देन इन्फ्यूजन ऑफ 5 to 10 mg/kg/minute टिल ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस अबव, आएगा यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन है यहाँ से, 5 to 10 mg/dl/minute, एक मिनट में अगर बेबी को 10 mg जा रहा है तो एक घंटे में कितना जाएगा, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके मैथ्स लगा के लॉजिक लगा के आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका अप्लाइड क्वेश्चन, इफ हाइपोग्लाइसेमिया कंटिन्यूअस द बेबी में नीड मेडिकेशंस लाइक डाइऑक्साइड, डाइएजोक्साइड क्या करते हैं, इंसुलिन लेवल को कम करते हैं एंड इट एक्ट्स एज सिम्पैथोमिमेटिक्स, वैसे ड्रग्स के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं एंड दैट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ओके, दिस वाज अबाउट हाइपोग्लाइसेमिया। So this was all about today's lecture. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, नियोनेटल सेप्सिस, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, होप इट वाज अंडरस्टूड टू ऑल, रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड टू यू शॉर्टली। ओके, okay students, you can leave.